घने और रहस्यमय जंगल में एक अकेला व्यक्ति शांत लेकिन सधे हुए कदमों से चल रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह भावहीन थीं, मानो उसके आसपास की हर चीज उसके लिए महत्वहीन हो। बूम! उस व्यक्ति ने हाथ हिलाया जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाईं ओर कुछ मीटर की दूरी पर एक विशाल गड्ढा बन गया। उसका आकार बिल्कुल गोल था, मानो किसी ने जमीन के उस हिस्से को साफ सुथरा काटकर अलग कर दिया हो। और सचमुच ऐसा ही हुआ था। वह आदमी आगे बढ़ता रहा और कुछ ही सेकंड बाद आसमान से चट्टान का एक विशाल टुकड़ा गिरा और जमीन पर जा टकराया। उस चट्टान पर एक विशाल पौधा था जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी तेजधार वाले ब्लेडों से ढकी हुई थी जो देखने में मुंह जैसी लग रही थी। उतरते ही वह जीव चूर चूर हो गया। उस अनुभव को अपने शरीर में महसूस करते हुए वह व्यक्ति चलता रहा। उसका एकमात्र उद्देश्य जीव जंतुओं को ढूंढना और उन्हें मारकर अपना स्तर बढ़ाना था। लक्ष्य तो जीवित रहना है, लेकिन ये बहुत सरल है, उस व्यक्ति ने सोचा। केवल जीवित रहना पर्याप्त नहीं था, वह इस समय से कुछ लाभकारी लाभ प्राप्त करना चाहता था। हालांकि उसे सिर्फ अपने लक्ष्यों की परवाह थी। तेजी से अनुभव हासिल करने के लिए वह जंगल में जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़ गया। अन्य प्रतिभागियों को नुकसान न पहुंचाने का कोई नियम नहीं था और वे उसके आसपास अनुभव प्राप्त करने का सबसे करीबी स्रोत थे, लेकिन उसने आगे की सोची। अगर मैं बिना किसी कारण के सामूहिक नरसंहार करता हूं तो भविष्य में समस्याएं होंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसा नहीं करेगा। वह जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय जो भी दुर्भाग्यवश उसके सामने आ जाएगा वह उसे मार डालेगा। जैसे जैसे वह व्यक्ति चलता रहा, अचानक उसे अपने दाहिनी ओर हलचल महसूस हुई। उसने अपने शरीर को असामान्य कोण पर मुड़कर आते हुए पंजे से खुद को बचाया। उसके पीछे एक विशालकाय पैंथर खड़ा था जो अपना हमला विफल होने के बाद पीछे हट रहा था। मेरे इलाके में कदम रखकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इंसान। पैंथर ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करते हुए फुफकारा। वह जानवर भी उसी की तरह तीसरे दर्जे का था, बस फर्क इतना था कि वह मध्य स्तर के आसपास था। हालांकि डेमियन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने हाथ हिलाया और हवा में से एक बड़ी चमकदार तलवार निकाल ली। अगले ही पल उसने उसे नीचे की ओर घुमाया। उसके प्रहार से तलवार की एक विशाल लहर उठी जो पैंथर की ओर बढ़ती हुई उसे चीरती हुई आगे बढ़ी। जमीन दो हिस्सों में बंट गई और जोर से कांप उठी, यहां तक कि हवा भी फट गई और सीटी जैसी आवाज करने लगी। खतरे को भांपते हुए पैंथर तेजी से दाईं ओर हट गया। हालांकि इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस साधारण सी हरकत से ही पैंथर को चक्कर आने लगा। रुको, ये सही नहीं था। वो एक उच्च श्रेणी का जानवर था, इतनी छोटी सी हरकत से उसका थक जाना नामुमकिन था। ये समझते ही पैंथर ने अपने शरीर की तरफ देखा। उसे ये देखकर गहरा सदमा और भय हुआ कि उसकी छाती में एक छोटा सा छेद था जो सीधे उसके दिल से होकर उसके शरीर के दूसरी तरफ निकल रहा था। सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखते हुए उसने केवल इतना ही देखा कि उसका हाथ तलवार की मूठ पर था और वह ठंडी, भावहीन आंखों से घूर रहा था। इस दृश्य के साथ ही उसकी चेतना अंधकार में डूब गई। वॉइड स्वॉर्ड आर्ट द्वितीय चरण, होराइजन स्प्लिटर। इस चाल के चलते दूरी की अवधारणा ही अप्रासंगिक हो गई। उस जानवर की ओर एक और नजर डाले बिना वह चलता रहा। अगला शिकार, तारांकन तारांकन तारांकन। इस बीच लॉन्ग चेन का अनुभव डेमियन से बिल्कुल अलग था। लॉन्ग चेन, हिम्मत है तो हमारे खिलाफ कदम उठाकर दिखाओ। अब जब हम अकेले हैं तो मैं आखिरकार तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं। काले बालों वाले एक युवक ने कहा। उसके चेहरे की बनावट से ही स्पष्ट था कि दोनों रिश्तेदार थे। अपने चारों ओर जमा भीड़ को देखते हुए लॉन्ग चेन शांत रहा। लॉन्ग बाय, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे बिना भी तुम्हें उत्तराधिकारी का पद नहीं मिलेगा। चुप रहो, लॉन्ग बाय चीखी। तुम्हारे रास्ते से हट जाने के बाद बाकी सब कचरे के सिवा कुछ नहीं। आज ही तुम्हारा अंत होगा। लॉन्ग बाय ने अपने हाथों से इशारा किया जिससे उसके साथ आए सभी 10 गुंडे उस पर टूट पड़े, जबकि वह दूर से ये सब देख रहा था। युवा स्वामी, हमें क्षमा करें, लेकिन हम लुओ शाखा के प्रति वफादार हैं। हम, लॉन्ग चेन ने गुस्से से कहा। लुओ शाखा तो बस मौत की कामना करने वाले निकम्मों का झुंड है। अपने सामने हाथ बढ़ाते हुए लॉन्ग चेन ने अपनी तलवार को अपने स्पेशियल रिंग से बाहर निकाला। डेमियन की तलवार के विपरीत यह एक बड़ी और चौड़ी तलवार थी। इसका डिजाइन अलंकृत था और पत्तों से छनकर आती धूप में इसकी धार चमक रही थी। तलवार की मूठ सफेद आधार पर सुनहरे डिजाइनों से सजी थी। दोधारी तलवार के बीचों बीच एक लंबी सुनहरी लकीर थी जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर थी।
इतनी बड़ी तलवार का वजन भी उतना ही होना स्वाभाविक था, लेकिन लॉन्ग चेन ने इस भारी तलवार को एक हाथ से ही संभाला हुआ था। तो आइए, मुझे आपको हमारे बीच का अंतर दिखाने दीजिए। आसपास के साधकों ने भी अपने हथियार निकाल लिए और एक साथ लॉन्ग चेन पर हमला कर दिया। स्वर्गीय बादल की सीढ़ियां। लॉन्ग चेन के पैरों के नीचे एक हल्की सफेद धुंध प्रकट हुई। जमीन पर हल्का सा धक्का देते हुए वह साधकों की भीड़ के बीच से तेजी से निकल गया। उसकी चाल पंख की तरह हल्की थी, फिर भी उसमें इतनी गति थी कि आंखें उसे देख नहीं पाती थीं। हर कदम के साथ वह हवा में घुल-मिल जाता था और अचानक किसी दूसरी जगह प्रकट हो जाता था। उसकी रहस्यमयी हरकतों ने ही भीड़ में दहशत फैला दी। देखते ही देखते हमले हवा में ही होने लगे, कोई भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। जमीन से आग के खंभे उठे, बर्फ के टुकड़े और मिट्टी के नुकीले टुकड़े उसकी ओर बढ़े। इतनी बड़ी भीड़ के सामने बड़े पैमाने पर विनाशकारी हमले करना असंभव था, इसलिए उन्हें छोटे हमलों का सहारा लेना पड़ा। फिर भी उनके भीतर छिपी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। पिछली बार जब ये रिकॉर्ड किया गया था, तब लॉन्ग चेन केवल द्वितीय श्रेणी के चरम पर था। द्वितीय श्रेणी के इन योद्धाओं और मेरी अपनी ताकत के सामने उसका कोई चांस नहीं है। लॉन्ग बाय ने लड़ाई देखते हुए सोचा। लॉन्ग चेन की अद्भुत क्षमता को देखकर भी उसे कोई डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि लॉन्ग चेन की ऊर्जा जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मन में एक अशुभ सी बेचैनी उठने लगी। आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन लॉन्ग चेन अब भी अपने ऊपर होने वाले हर हमले से लगातार बच रहा था। लगातार शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करने से उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसे पसीना भी नहीं आ रहा था। अचानक लॉन्ग चेन बोल पड़ा, मुझे अभी से ही बोरियत होने लगी है। दूरी बनाते हुए उसने अपना रुख और आक्रामक कर लिया। तो फिर मेरी चालों का सामना करके देखो। 9 अजगर आकाश में उड़ते हैं। लॉन्ग चेन ने दोनों हाथों से अपनी तलवार की मूठ को पकड़कर पूरी ताकत से वार किया। वार के दबाव से उसकी मांसपेशियां फूल गईं, जो उसके ढीले ढाले वस्त्रों से दिखाई दे रही थीं। जब तलवार जमीन से टकराई तो एक भीषण भूकंप आ गया। जमीन हिल उठी और उसमें दरारें पड़ गईं, जिससे वह सैकड़ों अलग अलग हिस्सों में बंट गई। समूह के 9 साधकों के ठीक नीचे से भय उत्पन्न करने वाली गर्जना सुनाई दी। धरती फट गई और 9 पवित्र श्वेत अजगर प्रेत प्रकट हुए। उनके जबड़े चौड़े खुल गए और उन्होंने 9 शिकारों को जकड़ लिया, फिर वे आकाश में उड़ गए। लॉन्ग चेन तेजी से अंतिम साधक के पीछे प्रकट हुआ और उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। साधक ने आखिरी बार आकाश में 9 ड्रैगन देखे, जो अपने मुंह खोलकर जोरदार दहाड़ मार रहे थे, और उन ड्रैगनों के मुंह से 9 निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़े। गिरते हुए शवों की परवाह न करते हुए, जो जल्द ही मांस का पेस्ट बन जाएंगे, लॉन्ग चेन ने अपने चेहरे पर एक विकृत मुस्कान के साथ लॉन्ग बाय की ओर रुख किया, जो धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें लगा कि मैं, लॉन्ग चेन, कोई आसान निशाना हूं? उसने कहा। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके पूरे व्यक्तित्व में व्याप्त गर्व स्पष्ट रूप से झलक रहा था। क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझ पर घात लगाकर हमला कर सकते हो और सफल हो जाओगे? तुम सचमुच मूर्ख हो, लॉन्ग बाय। इधर मत आओ, लॉन्ग बाय ने डर से कांपते हुए कहा। वह प्रशिक्षण में समय बिताने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह योजनाएं बनाने में समय व्यतीत करता था। इस तरह की मानसिकता के साथ वह अपने वर्तमान स्तर तक कैसे पहुंचा, ये लॉन्ग चेन के लिए समझ से परे था, लेकिन वह जानता था कि लॉन्ग बाय के पास शारीरिक शक्ति के अलावा कोई वास्तविक कौशल नहीं था। आखिरकार तीसरे दर्जे के योद्धा के लिए दूसरे दर्जे के योद्धा को मारने के लिए आमतौर पर शारीरिक शक्ति ही काफी होती है। लेकिन लॉन्ग बाय ने लॉन्ग चेन को कम आंका था। उसने अपनी जानकारी की सत्यता की पुष्टि करने के लिए उसे दोबारा जांचने का समय भी नहीं निकाला। जैसे ही उसे पता चला कि लॉन्ग चेन द्वितीय श्रेणी का योद्धा है, उसने मान लिया कि उसे हराना बहुत आसान होगा। लेकिन मौजूदा हालात उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं थे। तुम जानते हो मेरे पिता कौन हैं? क्या तुम सच में चाहते हो कि ग्रैंड एल्डर्स तुम्हारी यून शाखा के खिलाफ हो जाएं? लॉन्ग चेन कुछ पल के लिए रुका, लेकिन फिर ऐसे चलने लगा जैसे उसने कभी हिचकिचाया ही न हो। तुम्हारी लुओ शाखा ने हमारे लॉन्ग कबीले के खिलाफ उसी क्षण बगावत कर दी जब तुमने कबीले के नियमों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। तुम्हें बस इतना पता नहीं है कि तुम बहुत पहले ही मर चुके हो। लॉन्ग चेन ने अपनी गति तकनीक को पुनः सक्रिय किया और सीधे लॉन्ग बाय के सामने प्रकट हो गया, जिससे लॉन्ग बाय भय के मारे अपने नितंबों के बल गिर पड़ा। मैं आपको दिखाता हूं कि मुझे इस पीढ़ी का सर्वोच्च प्रतिभाशाली क्यों कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूं कि लॉन्ग कबीले का युवा स्वामी होने का क्या अर्थ है। मैं आपको दिखाता हूं कि शक्ति क्या होती है।
पहले की तरह ही लॉन्ग चेन ने अपनी तलवार हवा में उठाए और वही मुद्रा अपनाई। लेकिन उसकी ऊर्जा के प्रवाह का तरीका बिल्कुल अलग था। दिव्य अजगर आकाश में दहाड़ता है। घने काले बादल घिरने लगे और पूरे इलाके में गरज की आवाज गूंज उठी। जादुई जीव हो, वनस्पति हो या अन्य जीव, सभी प्राणी उस इलाके से भाग निकले। काबूम! बिजली के खंभे पलक झपकते ही इतनी तेजी से नीचे आए कि उन्हें देखना भी मुश्किल हो गया और वे धरती से टकराए, जिससे आसपास के इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे बन गए। पेड़ जलकर राख हो गए। जमीन पर फैली हरी भरी हरियाली जलकर राख हो गई और उसकी जगह बंजर जमीन आ गई। दोनों के चारों ओर 20 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से जली हुई धरती थी, लेकिन उन पर कोई हमला नहीं हुआ था। इससे लॉन्ग चेन के नियंत्रण की गहराई स्पष्ट हो जाती थी। बूम! एक बार फिर बिजली गिरी, इस बार लॉन्ग चेन की तलवार पर, जो अभी भी आकाश की ओर थी। एक विचित्र दृश्य उत्पन्न हुआ, बिजली तलवार में समा गई, जिससे वह भयावह रूप से चमकने लगी। लॉन्ग चेन ने तलवार घुमाई, जिससे आकाश में एक और भीषण गर्जना हुई। बादलों से बिजली से बना एक पूर्वी ड्रैगन प्रकट हुआ। उसका सीधा निशाना लॉन्ग बाय के शरीर पर था। लॉन्ग चेन की तलवार के मार्ग का अनुसरण करते हुए अजगर नीचे उतरा और लॉन्ग बाय की छाती को भेदते हुए जमीन में समा गया। यह दृश्य देखकर लॉन्ग चेन हवा में उड़ गया, जहां गरजते बादल छटने लगे थे। जब अजगर धरती में समा गया तो यह इस युद्ध के अंत का संकेत था। फटी हुई धरती के भीतर एक तेज रोशनी चमकी, जिसने पहले से ही उजाले दिन को और भी रोशन कर दिया। इस रोशनी के पीछे पीछे कई खंभे जमीन से बाहर निकले और फिर पूरी चीज फट पड़ी। ध्वनि प्रणाली मानो असमंजस में पड़ गई थी, क्योंकि विस्फोट की वास्तविक ध्वनि घटना घटने के कुछ मिनट बाद ही सुनाई दी। पिछले 20 किलोमीटर तक फैली झुलसी हुई भूमि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया था जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। अपने द्वारा मचाई गई तबाही को देखकर लॉन्ग चेन ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उसने इस घटना को कोई महत्व नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी नजरें उठाकर अपने आसपास की भूमि का जायजा लिया। अब उस आदमी से लड़ने का अच्छा समय है जिससे पहले लड़ाई हुई थी। उसने सोचा, लेकिन पहले मुझे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करनी चाहिए। तारांकन तारांकन तारांकन। जंगल में 4 दिन बीत चुके थे और इस समय डेमियन एक विशाल पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके मन में एक गंभीर प्रक्रिया चल रही थी। डेमियन ने अपनी चेतना को उस काले क्षेत्र में केंद्रित किया जिसे उसने अपना मन का क्षेत्र नाम दिया था। वह वर्तमान में एक अलौकिक पिंजरे में फंसी हुई एक निराकार आभा को देख रहा था। ये मेरी भावनाएं हैं। अब सामान्य स्थिति में लौटने का समय आ गया है। उसके दिमाग में और कोई विचार नहीं थे। उसने बस अपने द्वारा बनाए गए निकास का उपयोग करके मन की कैदखाने को खोल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह निराकार आभा मुक्त हुई और उसके मन के दायरे में विलीन हो गई। डेमियन के मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। उत्साह, क्रोध, जिज्ञासा और कई अन्य तीव्र भावनाएं उसके दिमाग में उमड़ पड़ी, जिससे वह दर्द से अपना सिर पकड़ने लगा। सौभाग्य से उसकी भावनाएं अधिकतर सकारात्मक थीं, वरना वह दुष्प्रभावों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। डेमियन के तेज सिरदर्द को शांत होने में पूरा आधा घंटा लग गया, जिससे उसे सोचने का समय मिल सका। ये बहुत ही तीव्र था। यह अनुभूति उसकी कल्पना से बिल्कुल भिन्न थी। तार्किक सोच हावी होने पर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह अपने ही शरीर में फंसा हुआ है, बल्कि वह पूरी तरह से स्वयं में था। ये सब अवास्तविक था। वह एक बिल्कुल अलग इंसान की तरह व्यवहार कर सकता था, और चूंकि उसकी भावनाएं दबी हुई थीं, इसलिए उसे ऐसा करने में कोई अपराधबोध या दुविधा महसूस नहीं होती थी। उसके पास खुद से सवाल करने की भी गुंजाइश नहीं थी। पिछले 4 दिनों से वह अपने सामने आने वाली हर चीज को मार रहा था, जिससे उसे 5 स्तर की बढ़ोतरी मिल गई। यह मामूली सी बढ़ोतरी थी, लेकिन समझ में आती थी। कहा जाता था कि तीसरे स्तर को पार करना पहले 2 स्तरों से कहीं ज्यादा कठिन होता है। इस कौशल का गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उसे जो मुख्य समस्या नजर आती थी, वह ये थी कि वह अपने द्वारा लिए गए तार्किक निर्णयों को बदल नहीं सकता था। अगर उसे लगता कि उसने कोई गलती की है, तो फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। और अगर, उदाहरण के तौर पर, उसका भावनाहीन रूप ये तय कर ले कि अपने करीबियों को छोड़ देना ही सबसे आदर्श स्थिति है। मैं तो ये सोचना भी नहीं चाहता कि क्या होगा। माइंड प्रिजन को सक्रिय करते समय उसके मन में कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए उसने अपनी शक्ति बढ़ाने की गहरी इच्छा को ही अपना लक्ष्य बना लिया। 4 दिनों तक चले हत्याओं के सिलसिले के बाद उसके तर्कसंगत मन ने फैसला किया कि ऐसे कार्यों के लिए माइंड प्रिजन का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसी वजह से डेमियन अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंच गया और अंततः अपने असली स्वरूप को पा लिया। अगर उसे इसका आकलन करना हो तो वह इसे कुल मिलाकर एक सकारात्मक अनुभव मानता है। एकमात्र समस्या ये थी कि उसे अभी भी यह समझ नहीं आया था कि उसने अपनी भावनाओं को आखिर कैसे दबाकर रखा था। मैं बस उन्हें जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश कर रहा था। यह इतना आसान हो ही नहीं सकता था। फिर भी शायद यही बात थी। डेमियन एक बार फिर इसका परीक्षण करना चाहता था, तभी अचानक उसे जमीन पर उगी लंबी घास में सरसराहट सुनाई दी। जो भी नया आया था वह अपनी उपस्थिति छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। डेमियन ने मुस्कुराते हुए ये देखने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया कि वह कौन है। वाह वाह वाह, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अंततः वह आकृति घास से बाहर निकली और उसका रूप प्रकट हुआ। वह एक परिचित काले बालों वाला व्यक्ति था जिसकी वीरता और युद्ध उन्माद की आभा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तुम समझते हो कि मैं क्यों आया हूं, है ना? लॉन चेन ने डेमियन को घूरते हुए कहा। उसकी आंखें उसकी तलवार की तरह तेज थीं, जो ये दर्शा रही थी कि वह ना सुनने को तैयार नहीं था। हाँ, मैं चाहता हूं। लेकिन क्या तुम वाकई अभी लड़ना चाहते हो? डेमियन ने जवाब दिया। उसे भी लड़ने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह अभी नहीं लड़ना चाहता था। वॉर्ड हॉट रूप से बाहर आने के बाद भी उसे कुछ चीजों का परीक्षण करना था। लेकिन लॉन चेन को इसकी परवाह नहीं थी। चलो लड़ते हैं। मैं अपनी असली ताकत को परखना चाहता हूं और लगता है कि तुम ही यहां अकेले ऐसे हो जो ऐसा कर सकते हो। शायद, डेमियन ने उपहास उड़ाते हुए कहा। मुझे कम मत समझो, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कैसे हारे। चलो, परीक्षा के आखिरी दिन हम इसी जगह पर मिलते हैं। तब हमारी लड़ाई होगी। लॉन चेन ने कुछ देर सोचा। उसके लिए आखिरी दिन लड़ना ज्यादा सुविधाजनक था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि लॉन बाई ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो उसकी जान का दुश्मन है। इस तरह उनके आसपास जमा होने वाली भीड़ को कोई भी अचानक कदम उठाने का समय नहीं मिलेगा। अगर कोई थके होने पर उन पर हमला करना चाहे तो यह नामुमकिन होगा, जब तक कि वह परीक्षा में फेल न होना चाहे। खैर, लॉन चेन ज़ारा के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसे यही सुरक्षा का एहसास था। बहुत अच्छा, मैं तुमसे 3 दिन में मिलूंगा, उसने कहा। डेमियन को ढूंढने में उसे इतना समय लग गया था कि वह थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो गया और उस पल में खो गया। यह एक अजीब सी भावना थी जिसका अनुभव लॉन चेन ने पहले कभी नहीं किया था। शायद प्रतिद्वंदी की मेरी तलाश बहुत लंबी खींच गई है। हाल ही में किए गए अपने कार्यों के लिए उसके पास यही एकमात्र कारण था। उसने न तो सोचा, न ही योजना बनाई, बस अपनी इच्छाशक्ति के बल पर कार्य किया। फिर मैं अगले कुछ दिनों में अपने स्तर को बढ़ाने और हमारे टकराव से पहले प्रशिक्षण लेने में समय बिताऊंगा। डेमियन और लॉन चेन ही आसपास मौजूद नहीं थे। कई अन्य प्रतिभागी और जीव जंतु उनकी आभाओं के टकराव से आकर्षित होकर शोर के स्रोत का पता लगाने के लिए आ गए थे। इसी वजह से उनके आगामी द्वंद्वयुद्ध की खबर फैल गई। क्या तुमने सुना? लॉन कबीले का युवा सरदार आखिरी दिन किसी अनजान आदमी से द्वंद्वयुद्ध करने जा रहा है। क्या मुझे इसमें दिलचस्पी क्यों होगी? दूसरा आदमी तो जाहिर तौर पर लॉन चेन से हार जाएगा। लेकिन आप समझते नहीं हैं, मैंने खुद उनकी ताकत का टकराव देखा है और दूसरे को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। क्या यह असंभव है? ये सच है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो बस आकर द्वंद्वयुद्ध देख लीजिए। मैं सच्चाई का फैसला अपनी आंखों से खुद करूंगा। कई समान बातचीत हुई, जिनमें से प्रत्येक का अपना अपना लक्ष्य था। कुछ लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए बस जमावड़े वाली जगह पर पहुंचना चाहते थे, कुछ लोग लॉन चेन को मारना चाहते थे और कुछ लोग बस तमाशा देखना चाहते थे। जंगल के एक छायादार इलाके में काले बालों वाला एक आदमी अपने अनुयायियों के एक समूह से बात कर रहा था। इस मुकाबले के बाद लॉन चेन थक जाएगा। वह बेवकूफ लॉन बाय और उसके साथी उसे मारने में नाकाम रहे, इसलिए अब यह जिम्मेदारी हमारी है। समय आने पर मुझे निराश मत करना। जी हाँ, युवा स्वामी। इन सब के दौरान डेमियन जंगल के भीतर एक एकांत क्षेत्र की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा। वह कुछ आजमाना चाहता था। इसका उसके द्वारा बनाए गए किसी प्रशिक्षण या तकनीक से कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी यह उतना ही महत्वपूर्ण था। तीसरे दर्जे के किसी व्यक्ति की पूरी शक्ति कैसी दिखती है? यह सवाल दिलचस्प था, क्योंकि डेमियन को अपनी शक्ति का सटीक स्तर महसूस होना चाहिए था। समस्या ये थी कि उसने कभी बड़े पैमाने पर विनाश नहीं देखा था, जिसका उपयोग वह अपनी क्षमताओं का आकलन करने के लिए कर सके। उसने एपिरॉन में रहते हुए अपनी शक्ति का अनुमान लगाया था, लेकिन उसे कभी इसका परीक्षण करने का मौका नहीं मिला। वन्यजीवों से रहित एक हरे भरे क्षेत्र में पहुंचकर डेमियन ने अपना हमला तेज कर दिया।
वह किसी नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन वह केवल शुद्ध माना का ही प्रयोग नहीं करेगा। वह इस परीक्षण के लिए अपने सबसे विनाशकारी हमले का इस्तेमाल करेगा। उसकी तलवार कला का चौथा रूप, स्थानिक पतन। जब वह पहले इस चाल का इस्तेमाल करता था तो वह ज्यादा से ज्यादा कुछ किलोमीटर के दायरे को ही घेर पाता था, लेकिन इसका एक कारण था। वह कारण था उसके हमले में लगाई गई माना की मात्रा। वह आमतौर पर यह काम सहज रूप से करता था, इसके पीछे की प्रक्रिया के बारे में कभी नहीं सोचता था। उसे नहीं पता था कि यह उसकी स्वाभाविक प्रतिभा थी या विकास का लाभ, लेकिन वह हमेशा स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि किसी हमले में उसे कितनी माना शक्ति की आवश्यकता है। इसी वजह से उसने कभी भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया और न ही अपनी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग किया, यहाँ तक कि जब वह पूरी ताकत से लड़ रहा था तब भी। इसके अलावा उसे कभी भी बड़े पैमाने पर विनाशकारी बल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन आज का दिन अलग था। लॉन्ग चेन से लड़ने से पहले उसके पास अभी भी 2.5 दिन थे और यह उसकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय था। इसके अलावा ज़ारा भी थी जो उसके ठीक होने के दौरान उसकी रक्षा कर सकती थी। डेमियन ने अपनी तलवार निकाली और उसमें ऊर्जा प्रवाहित करने लगा। चूंकि वह अपनी पूरी ताकत का परीक्षण कर रहा था, इसलिए उसकी तलवार की शक्ति बढ़ाने वाली विशेषता उसके लिए आवश्यक थी। स्थानिक माना की रंगहीन रोशनी ने तलवार के 1.5 मीटर लंबे ब्लेड को ढक लिया, जिससे वह इंद्रधनुषी रंग में चमकने लगी। डेमियन ने धीरे धीरे अपना हाथ हिलाया और उसे अपने सिर के ऊपर ले गया। जैसे ही उसकी तलवार हवा में घूमी, अंतरिक्ष में लहरें उठ उठीं। यह इतना शक्तिशाली नहीं था कि अंतरिक्षीय दरारें पैदा कर सके, खासकर क्लाउड प्लेन के लचीले वातावरण में, लेकिन इसकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता था। जैसे जैसे डेमियन तलवार में अपनी ऊर्जा प्रवाहित करता रहा, अंतरिक्षीय तरंगों का क्षेत्र फैलता गया, जिससे हवा में एक अनोखी घटना प्रकट हुई। बादल अंतरिक्ष के सागर पर तैरती छोटी नावों जैसे लग रहे थे। आकाश लहरों की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। पहले की तरह कई लोगों ने इसे देखा, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इस समय डेमियन की मानक क्षमता लगभग 17,000 के करीब थी, और हालांकि उसे इसे मापने की इकाई का पता नहीं था, लेकिन उसके पास द्वितीय श्रेणी की तुलना में 10 गुना से भी अधिक माना थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह कितनी अपार शक्ति उत्पन्न कर सकता है। डेमियन की सबसे तेज गति से भी उसकी सारी ऊर्जा तलवार के शरीर में प्रवेश करने में लगभग 5 मिनट लगे, लेकिन एक बार ऐसा हो जाने पर तलवार स्वयं एक दूसरे सूर्य की तरह दिखने लगी। वॉइड स्वॉर्ड आर्ट का चौथा चरण, स्थानिक पतन। उसने अब और संकोच नहीं किया और अपनी तलवार हवा में घुमा दी। उसका निशाना अंतरिक्ष था। हालांकि तलवार हवा में ही टकराई, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा था मानो वह किसी ठोस सतह पर हो। तलवार की धार के नीचे का आकाश फट गया और हवा में एक विशाल काली दरार बन गया। कुछ ही सेकंड में दरार फैलकर एक विस्तृत क्षेत्र को घेर लिया, लेकिन इसके अलावा वहां केवल सन्नाटा था। हजारों जीव भय से आकाश में दिखाई देने वाली दरार को देख रहे थे। उन्हें इसके अगले कदम का पता नहीं था, लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। बूम! यह अराजकता का माहौल था। आकाश में लगातार दरारें पड़ती जा रही थीं, जिससे एक विशाल काला छेद बन गया जो अपने आसपास के वातावरण को बेरहमी से अपनी ओर खींचने लगा। आकाश धरती में समा गया और धरती दीवारें बन गई। पेड़ जड़ से उखड़ गए और उनके अणु आपस में टकराने से जुड़ गए। ये सम्मिलन घटना घास में, स्वयं धरती में और कुछ बदकिस्मत जानवरों में भी घटित हुई। घास से ढकी भूमि फट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। वह ब्लैक होल के भयानक गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करने में असमर्थ थी। वैज्ञानिकों द्वारा परिकल्पित सिद्धांत के अनुसार प्रकाश भी इस गुरुत्वाकर्षण में खींचा चला गया, जिससे शून्य के चारों ओर एक विशाल चमकदार वलय का निर्माण हुआ जो धीरे धीरे उल्कापिंडों के समान चट्टानों से भर गया। सब कुछ तहस नहस हो गया। उस क्षेत्र में बचे हुए जानवर विपरीत गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा टुकड़े टुकड़े हो गए या ब्लैक होल में समा गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। जमीन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, जिससे एक विशाल अथाह खाई बन गई। दुनिया ने आकाश को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक ब्लैक होल मौजूद था यह असंभव था। तबाही का यह मंजर पूरे 10 मिनट तक बेरोकटोक जारी रहा, और जब ये सब खत्म हुआ तो उस इलाके में कुछ भी मौजूद नहीं था। काला छेद धीरे धीरे छोटा होता गया और अंत में एक पिन के आकार के बिंदु में तब्दील होकर हवा में गायब हो गया। एक बार फिर सन्नाटा छा गया, न केवल उस इलाके में जहां डेमियन था, बल्कि उस विशाल जंगल के पूरे क्षेत्र में जो इस घटना का गवाह था। 1500 वर्ग किलोमीटर की भूमि पल भर में गायब हो गई। संदर्भ के बिना वह संख्या कुछ खास मायने नहीं रखती थी, लेकिन वह लॉस एंजल्स से थोड़ी बड़ी जमीन थी।
उसकी पूरी शक्ति इतनी थी कि वह कुछ ही मिनटों में पूरे शहर को राख में मिला सकता था। डेमियन बस हवा में खड़ा होकर उस अनुभूति का आनंद ले रहा था। उसे समय लेकर यह समझने की जरूरत थी कि उसके पास इतनी शक्ति क्यों है, क्योंकि उसकी पिछली कोई भी लड़ाई इतनी बड़े पैमाने की नहीं थी। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो उसका इतना शक्तिशाली होना लगभग समझ से परे था। लेकिन उस जिज्ञासा के अलावा इस अनुभव के बारे में उन्हें केवल एक ही बात महसूस हुई, इतनी शक्ति होने का एहसास। ये ज्ञानवर्धक था। इस समय सबसे अहम सवाल यही था कि डेमियन इतना शक्तिशाली क्यों था। अब तक उसकी हर लड़ाई के जिस तरह से अंजाम दिए गए थे, उससे यह उम्मीद की जा सकती थी कि नुकसान शहर के स्तर तक पहुंच गया होगा, या कम से कम उससे कहीं अधिक विनाशकारी रहा होगा। हालांकि इसका जवाब सरल था। सबसे पहले डेमियन को शहर के स्तर तक पहुंचने के लिए अपने हमले को चार्ज करने में पूरे 10 मिनट का समय चाहिए था। यह एक सर्वविदित तथ्य था कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के बीच का अंतर किसी व्यक्ति की साधना यात्रा में पहला वास्तविक मील का पत्थर माना जा सकता है। पिछली दो श्रेणियों के विपरीत तीसरी श्रेणी व्यक्ति के अस्तित्व का विकास थी। जब तक कोई व्यक्ति अपनी स्तर निर्धारण प्रक्रिया पूरी कर लेता और श्रेणी परिवर्तन के लिए आवश्यक किंवदंतियों को गढ़ लेता, तब तक उसे प्राकृतिक नियमों पर अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती थी। डेमियन को इस प्राकृतिक नियम के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, जिसका जिक्र हर बार चौथी कक्षा के बारे में उससे बात करते समय किया जाता था, लेकिन वह इसे समझने के लिए उत्सुक था। फिलहाल उसकी शक्तियां सबसे कमजोर थीं, कम से कम व्यापक परिप्रेक्ष्य में तो यही था। उसके तत्व मात्र तत्व थे। उनमें वास्तविकता को बदलने और सचमुच महान कारनामे करने की कोई शक्ति नहीं थी। एपेरॉन के स्थानिक जादूगरों द्वारा अपनी भावी पीढ़ियों के लिए पूरी दुनिया को एक गुप्त क्षेत्र में बदलने के बारे में सोचते ही डेमियन को विभिन्न वर्गों के बीच शक्ति के विशाल अंतर का एहसास हो गया। वह इससे पहले कुछ चौथे दर्जे के प्राणियों से मिल चुका था और उनमें से किसी ने भी उसे वैसा एहसास नहीं दिलाया जैसा उसने मंदिर के भीतर कटकी आत्मा के अंश से सुनी कहानियों में महसूस किया था। बहुत सोचने के बाद उसे इसका कारण समझ में आया। भला चौथे दर्जे का प्राणी अपने से कहीं अधिक कमजोर से बातें क्यों नहीं छिपा सकता? ये बात समझ से परे थी। भले ही उसकी आंखें अत्यंत शक्तिशाली थीं, लेकिन वे वास्तविकता को नष्ट करने की क्षमता नहीं रखती थीं। एपेरॉन में मैल्कम या जेम्स से उसने जो कुछ देखा वह महज वही था जो वे उसे दिखाना चाहते थे। और उनके झगड़ों के दौरान उसने जो शक्ति महसूस की वह तो हिमशैल के सिरे के बराबर भी नहीं थी। कई चौथी श्रेणी के प्राणियों द्वारा एपेरॉन पर युद्ध छेड़ने के परिणामस्वरूप लगभग पूरी दुनिया की आबादी विलुप्त हो गई। अगर यह उनकी वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो कुछ भी नहीं था। उसके मन में कुछ अजीब से विचार आने लगे कि शायद एपेरॉन पर कुछ और महाद्वीप भी रहे होंगे जो युद्ध के दौरान पूरी तरह से नष्ट हो गए और डूब गए, लेकिन ये सिर्फ उसकी अपनी कल्पना थी। जब भी उसने मैल्कम से इतने बड़े अंतर का कारण पूछा, उसे कुछ भी नहीं बताया गया। यहां तक कि बनिंग सन सेक्ट के उन बुजुर्गों ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन इससे उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई, बल्कि और भी तीव्र हो गई। डेमियन को ताकत और शक्ति से बेहद लगाव था और ये कैसे काम करते हैं, ये जानने का उसने पक्का इरादा कर लिया था। किसी भी तरह वह इसका हल निकाल ही लेगा। इसके अलावा उसे इतनी शक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब वह निफ्लहेम के नेताओं से लड़ रहा था, तब उसके साथ बनिंग सन सेक्ट के वरिष्ठ सदस्य थे, जिन्होंने उसके ऊपर पड़ने वाले अधिकांश दबाव को कम कर दिया था। साथ ही उसके साथी भी मौजूद थे। अगर उसे उन अंधेरे राक्षसों से अकेले लड़ना पड़ता तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती और शायद इस प्रक्रिया में उसकी जान भी चली जाती। एपेरॉन पर उनका कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। प्राचीन मंदिर में नॉक्स के साथ हुई लड़ाई शायद उनकी अन्य लड़ाइयों की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी थी, लेकिन उस लड़ाई में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। महल की मजबूती और रोज द्वारा अपने मायावी सिंहासन के उपयोग से नुकसान को कम करने के कारण उस लड़ाई में होने वाला नुकसान नगण्य साबित हुआ। चाहे वह अपने लक्ष्य पर कितना भी केंद्रित हो या अपने रास्ते में आने वालों को कुचलने का उसका संकल्प कितना भी मजबूत हो, उसे ऐसा करने के लिए सच्चे दुश्मनों की जरूरत थी, और डेमियन कभी भी बेवजह दुश्मन बनाने वालों में से नहीं था। सबसे मजेदार बात यह थी कि जब उसने जानबूझकर दुश्मन ढूंढने की कोशिश की तो उसकी मुलाकात वांग मिंग नाम के हंसी का पात्र से हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी किस्मत की तारीफ करे या उसे कोसे। उसका व्यक्तित्व युद्ध के लिए तरसता था, जीवन मरण की स्थितियों के लिए तरसता था, लेकिन वह काफी हद तक अधूरा ही रह गया। अगर कालकोठरी में बिताए उसके 2 साल गिने जाते तो उसके पास कई वर्षों के लिए पर्याप्त जीवन मरण का अनुभव होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि
कालकोठरी में बिताए समय ने ही उसमें ऐसी मानसिकता विकसित कर दी। इस मानसिकता के विकसित होने के कारण इसे उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं माना जा सकता। लेकिन वो पागल नहीं था। डेमियन सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी स्थितियों में नहीं कूदता था जिनसे उसकी मौत हो जाए, सिर्फ इसलिए कि उसे खतरे की सीमा पर चलने का रोमांच महसूस करना था। अगर वो इतना बेवकूफ होता तो वो किसी नॉक्स से ग्रस्त ग्रह को खोजकर उस पर बेधड़क हमला कर देता। अंततः डेमियन को इसी तरह की तबाही मचाने के और अधिक अवसर चाहिए थे। उसे तबाही मचाने से जो आनंद मिलता था वह उसे बहुत अच्छा लगता था और उसे ये दृश्य भी बहुत पसंद था। उसे ऐसा लगा मानो कुछ क्षण पहले ही उसने किसी रहस्यमयी चीज को समझ लिया हो, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वह उसे याद नहीं कर पा रहा था। वह इतना ही जानता था कि विनाश उससे गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अस्तित्व का मूल तत्व उस अनुभूति में आनंदित होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी रुचियों वाले हिस्से में मौजूद प्रश्नचिन्ह धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं, जिनमें से एक समूह उसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इसे पूरी तरह से समझने और वास्तव में उससे जुड़ाव महसूस करने के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए। जब वह इन बातों के बारे में सोच रहा था, ज़ारा उसे आराम करने के लिए एक सुनसान इलाके में ले गई। सच तो यह है कि अत्यधिक ऊर्जा के उपयोग के कारण वह लगभग आसमान से गिरने ही वाला था, क्योंकि वह अपनी शक्ति को बचा नहीं पा रहा था। और सब कुछ समाप्त होते ही वह अपने विचारों में गहराई से डूब गया। उसके इस व्यवहार को मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती माना जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा सकता है कि उसे ज़ारा पर बहुत भरोसा था। एक गुप्त गुफा मिलने के बाद ज़ारा ने डेमियन को अंदर ले जाने से पहले अपनी आभा से उसमें रहने वाले जानवरों को तुरंत डराकर भगा दिया। डेमियन, तुमने ये कैसे किया? ज़ारा ने उत्सुकता से पूछा, उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। उसने भी पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था और इससे डेमियन पर उसका भरोसा लगभग पूजा में बदल गया। तुम्हारा क्या मतलब है? डेमियन ने चिढ़ाते हुए कहा। अगर तुम पूरी कोशिश करो तो शायद तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो। आखिर मेरी ज़ारा अब तक की सबसे ताकतवर जानवर होगी। ज़ारा ने सिर हिलाया और खुशी से गुफा में इधर उधर उछलने लगी। मन ही मन उसने ठान लिया था कि वह अपनी ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह भी एक दिन डेमियन की तरह बनना चाहती थी। बिना किसी खास हलचल के 2 दिन और बीत गए। क्षितिज पर सूरज उगाया और वहां मौजूद लोगों के लिए द्वंद्वयुद्ध का दिन शुरू हो गया। आसपास के पूरे क्षेत्र में हलचलें देखी जा सकती थीं। बचे हुए प्रतियोगियों की भीड़ उस पेड़ की ओर उमड़ पड़ी जहां प्रतियोगिता का स्थान निर्धारित था। यह एक असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति के बीच द्वंद्वयुद्ध था, इसलिए उन्हें इसे देखना ही था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने काले बालों वाले एक व्यक्ति को हवा में तैरते हुए देखा, जिसके आभामंडल से शांति का भाव निकल रहा था। उसके प्रतिद्वंदी को वहां पहुंचने में केवल 10 मिनट लगे, जिसके बाद उसकी आंखें खुल गईं। अंत में आइए देखें कि कौन अधिक शक्तिशाली है। एक विशाल पेड़ के चारों ओर फैले 50 किलोमीटर के दायरे में लगभग 1000 लोग जमा थे, जो आगामी युद्ध को देखने के लिए तैयार एक बड़ी भीड़ का हिस्सा थे। पेड़ के ऊपर आकाश में एक वीर पुरुष खड़ा था, जिसके लहराते काले बाल और वस्त्र शांत हवा में फड़फड़ा रहे थे। उसकी तलवार जैसी भौहें उसकी बंद आंखों के ऊपर शांत भाव से टिकी हुई थीं। उसने कुछ खास नहीं किया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। दूर से एक और आभा प्रकट हुई, जो तीव्र गति से उनकी ओर बढ़ रही थी। भीड़ के अधिकांश लोग केवल एक नीलम रंग की रोशनी को ही अपनी ओर आते हुए देख पाए। जब वह अंततः वहां पहुंची तो उसके भीतर समाये आकृति प्रकट हुई। एक और व्यक्ति जिसकी आभा उतनी ही वीर थी, जिससे उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं रह गया था। उसके बाल पोनीटेल में बंधे थे, गहरे काले बालों में चांदी की लकीरें रात में टूटते तारों की तरह लग रही थीं। उनकी भौहें भी उतनी ही तीखी थीं, जो उनकी सम्मोहक आंखों की ओर ध्यान आकर्षित करती थीं। उनकी पुतलियों में मौजूद 2 रंग सम्मोहक ढंग से घूमते हुए उनकी क्रॉस के आकार की पुतलियां किसी भयंकर तूफान में एक छोटी नाव की तरह दिखती थीं। उनके कपड़ों का स्टाइल आम लोगों के पहनावे से काफी अलग था, जिससे उन्हें एक अनोखा और रहस्यमय व्यक्तित्व प्राप्त हुआ। घने जंगल की हरियाली के ऊपर तैरते हुए ये दोनों व्यक्ति अमर साधकों की तरह लग रहे थे, जो शांतिपूर्वक एक दूसरे की शक्ति का आकलन कर रहे हों। हालांकि जैसे ही उनकी नजरें मिली, यह आभा बदल गई। उनकी आभाएं प्रज्वलित हुईं, जिससे उनकी प्रारंभिक प्रतियोगिता शुरू हुई। नीलम की आभा का सामना स्वर्ण की आभा से हुआ। प्रत्येक ने अपने अद्वितीय गुण प्रदर्शित किए। उनके चारों ओर हवाएं इस कदर उमड़ रही थीं कि उनकी आभाओं के टकराव मात्र से ही कोई भी द्वितीय श्रेणी का साधक घुटनों के बल गिर जाता। तुम आ गए, लॉन्ग चेन ने उत्साह से भरे स्वर में कहा।
क्या तुम्हें लगा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? डेमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें बेईमान नहीं समझा था। मैं तो बस ये देखने के लिए उत्साहित हूं कि क्या मुझे आखिरकार कोई चुनौती मिल पाएगी। कुछ दिन पहले जंगल के एक हिस्से में अचानक शुरू हुए उस भयावह दृश्य को देखने वालों में लॉन्ग चेन भी शामिल था। हालांकि अधिकांश लोग कारण से अनभिज्ञ थे, लेकिन उसे इसका अच्छा अनुमान था। अब और संकोच करने की क्या जरूरत है? चलो लड़ते हैं, उन्होंने कहा। शक्ति के लिहाज से दोनों लगभग बराबर थे और किसी को भी कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा था। इन तुच्छ झगड़ों को जारी रखना उनके लिए व्यर्थ था। लॉन्ग चेन ने तुरंत अपनी तलवार न निकालने का विकल्प चुना और इतनी तेज गति से आगे बढ़ा कि वातावरण में छोटी छोटी गड़गड़ाहट गूंज उठी और हवा भी चीर गई। पलक झपकते ही वह डेमियन के सामने आ गया और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। लेकिन डेमियन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया, जिससे मुक्का उसके पास से निकल गया और उसने भी अपना मुक्का मारा, जिसकी गति लॉन्ग चेन से जरा भी कम नहीं थी। दोनों कई मिनट तक आमने सामने की लड़ाई में उलझे रहे, हवा में ऐसे पैतरेबाजी करते रहे मानो वह ठोस जमीन हो। फिर भी दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर सटीक प्रहार नहीं कर पाया। एक पल के लिए अलग होकर वे फिर से एक दूसरे पर टूट पड़े, उनके मुंह आपस में टकराए। हर टकराते हुए मुंह से एक जोरदार ध्वनि उत्पन्न हुई। हवा में होने के कारण उन्होंने आसपास के वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी टक्कर से तेज हवाएं चली जिससे नीचे पेड़ों की शाखाएं टूटने का खतरा पैदा हो गया। वे अपने लिए तैयार किए गए 50 किलोमीटर के चरण पर तेजी से आगे बढ़े और उन्हें संभावित नुकसान की कोई परवाह नहीं थी। इस समय तक वे माना का उपयोग केवल अपनी मुट्ठियों को शक्ति देने के लिए कर रहे थे, इसलिए वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। फिर भी उन्हें खूब मजा आ रहा था। हर बार जब वे एक दूसरे पर वार करते तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। दोनों को मुक्केबाजी से बात करने का ताजगी भरा एहसास होता था, लेकिन उनके पास खेलने के लिए बहुत समय नहीं था। आखिरकार उन्हें शिष्य परीक्षा पास करनी ही थी। 15 मिनट बाद वे एक बार फिर अलग हो गए। मुक्केबाजी में मेरा मुकाबला कर पाना ही काफी प्रभावशाली है, लेकिन देखते हैं कि क्या तुम तलवार से भी ऐसा कर पाते हो। लॉन्ग चेन ने अपनी विशाल तलवार निकालते हुए कहा। डेमियन ने मुस्कुराते हुए अपना हथियार वापस खींच लिया। दोनों के आकार में जबरदस्त अंतर था, लेकिन उनकी आभा भी जबरदस्त थी। डेमियन जानता था कि उसकी तलवार उतनी परिष्कृत नहीं थी जितनी हो सकती थी, लेकिन उसे अपनी कला पर पूरा भरोसा था। तो चलिए चलते हैं। सोने और नीलम से सजी उनकी तलवारें फिर से आक्रमण करने से पहले ही ढकी हुई थीं। जैसे ही उनकी तलवारें आपस में टकराईं, धातु के घिसने से एक तेज चीख सुनाई दी। जैसे जैसे उनकी बहस आगे बढ़ी, डेमियन धीरे धीरे पिछड़ने लगा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, लॉन्ग चेन की तलवारबाजी की महारत उससे कहीं अधिक थी। हालांकि वह विचलित नहीं हुआ। वॉइड स्वॉर्ड आर्ट थर्ड स्टेप, डांस ऑफ द वॉइड। डेमियन की आकृति तेजी से अलौकिक हो गई। वह क्षण भर के लिए प्रकट और लुप्त होती रही और लॉन्ग चेन के आसपास अलग अलग स्थानों पर बेतरतीब ढंग से दिखाई देती रही। उसकी हरकतें इस तरह से निर्धारित थीं कि जल्द ही लॉन्ग चेन दर्जनों परछाइयों से घिर गया। अपनी स्थानिक जादुई शक्तियों के जुड़ने से डेमियन को बढ़त मिलने लगी। खुद को नुकसान में देखकर लॉन्ग चेन मुस्कुराया। तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ शामिल होने दो। 9 ड्रैगन आसमान में उड़ते हैं। पहले की तरह ही जमीन फट गई, जिससे 9 सफेद ड्रैगन प्रेत बाहर निकले और डेमियन की ओर दौड़ पड़े। आते हुए ड्रैगनों को देखकर वह मुस्कुराया। अपनी हथेली आगे बढ़ाते हुए डेमियन ने नीचे की ओर दबाव डाला। लॉन्ग चेन को अचानक अपने आसपास की हवा भारी लगने लगी और उसकी हरकतें धीमी हो गईं। यहां तक कि उसके ड्रैगन भी दबाव के कारण थोड़ा संघर्ष कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण, उसने मन ही मन कहा। ये लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी जितनी मैंने सोची थी। स्वर्गीय ड्रैगन डोमेन। लॉन्ग चेन के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसके चारों ओर 20 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। स्वाभाविक रूप से डेमियन भी इसमें शामिल था। उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही डेमियन को महसूस हुआ कि लॉन्ग चेन के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी गति भी धीमी हो गई है। कुछ ही देर में वे 9 ड्रैगन उसकी ओर बढ़े और अपने विशाल जबड़े उस पर कसकर जकड़ लिए। पहला खून बह चुका था और डेमियन हार गया। ड्रैगन प्रेतों ने उसके शरीर को चीरने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत टेलीपोर्ट करके उनकी पकड़ से बाहर निकल गया। अब उसके पास आराम करने की आजादी नहीं थी। वॉइड स्वॉर्ड आर्ट द्वितीय चरण, होराइजन ब्रेक। लॉन्ग चेन को अचानक एक अज्ञात दिशा से भयंकर खतरा महसूस हुआ। उसने अपने शरीर को असंभव कोण पर मोड़ा, लेकिन वह पूरी तरह से बच नहीं पाया।
उसकी बाईं ओर पसलियों के पास एक गहरा घाव हो गया। लॉन्ग चेन की ओर मुस्कुराते हुए डेमियन ने गर्व से कहा, अब हम बराबर हो गए हैं। दर्द को नजरअंदाज करते हुए लॉन्ग चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि उनकी लड़ाई अभी गंभीर नहीं हुई थी, लेकिन वह जानता था उसका सामना एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ था जिसे वह अपने कुछ दांव पेच दिखाए बिना आसानी से नहीं हरा सकता था। लेकिन मानो दोनों के बीच कोई अलिखित समझौता हो, उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे जैसे उनका संघर्ष जारी रहा, उन्होंने केवल उन्हीं दावों का प्रयोग किया जो वे पहले ही एक दूसरे को दिखा चुके थे। खून बहना जारी रहा, हरे भरे जंगल पर लाल रंग के धब्बे पड़ते रहे, लेकिन दोनों लड़ाकों ने अपनी गतिविधियां नहीं रोकी। अब दूसरे दौर का समय था। जंगल के किनारे पर बुजुर्गों की एक सभा हो रही थी। महल में पहले से मौजूद सभी बुजुर्ग एकत्रित नहीं हुए थे, लेकिन जो नए बाहरी शिष्यों के समूह से शिष्य बनाने के इच्छुक थे, वे सभी उपस्थित थे। क्या आपने खबर सुनी? हाँ, वो लॉन्ग नाम का लड़का टैलेंट टेस्ट वाले लड़के के साथ द्वंद्वयुद्ध कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर वे एक स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता विकसित कर सके तो यह अच्छा होगा। हाँ, लॉन कबीले का प्रभाव शायद हमारे जितना न हो, लेकिन वे 4 महान कबीलों में से शीर्ष पर हैं। उनसे संबंध बनाना हमारे लिए बुरा नहीं होगा। बिल्कुल, अगर लॉन्ग लड़के को संप्रदाय के भीतर कोई प्रतिद्वंद्वी मिल जाता है, तो उनका कबीला हमारे शिष्यों के प्रति कहीं अधिक अनुकूल होगा। इन विविध बातचीत के दौरान किसी ने एक चिंता व्यक्त की। क्या हमें उनके द्वंद्व पर नजर नहीं रखनी चाहिए? हम नहीं चाहते कि उनमें से कोई भी बहुत ज्यादा घायल हो जाए, या इससे भी बुरा अपंग हो जाए। वे दोनों ही असाधारण प्रतिभावान हैं जिनसे हमारे संप्रदाय को बहुत लाभ होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति पहले से ही इसका ख्याल रख रहे हैं। क्या वह खुद स्थानांतरित हुए? मुझे आश्चर्य है कि उनमें से किसने उनका ध्यान आकर्षित किया। हालांकि उन्होंने उनसे अनौपचारिक रूप से बात की, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बात करते समय संप्रदाय के इन बुजुर्गों के लहजे में सम्मान और श्रद्धा का भाव महसूस किया जा सकता था। फिर भी, ये जानने के बाद कि सुरक्षा का पहले से ही ध्यान रखा जा चुका है, संप्रदाय के बुजुर्गों ने अपनी व्यर्थ की बातचीत फिर से शुरू कर दी। तारांकन तारांकन तारांकन। इसी बीच डेमियन और लॉन्ग चेन के बीच लड़ाई और भी तीव्र हो गई थी। पिछली लड़ाइयों के विपरीत दोनों के चेहरों पर गंभीर भाव थे। उनके चारों ओर 50 किलोमीटर के दायरे में फैली हरी भरी हरियाली पहले ही नष्ट हो चुकी थी। जमीन फट गई थी और आसपास के कई पौधे झुलसकर राख हो गए थे। लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दर्शक पास खड़े होकर देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें तितर बितर होना पड़ा। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने का फैसला किया, जिसके चलते इलाके में कई छोटी मोटी झड़पें हुई। क्लैंग, तलवारों के आपस में टकराने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार मामला इतना सरल नहीं था। बिजली की एक लहर लॉन्ग चेन से टकराए और उसके आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। ठीक वैसा ही डेमियन के साथ भी हुआ। जैसा कि पता चला, लॉन्ग चेन में भी बिजली की शक्ति थी, इसलिए कई घंटों के बाद उन्होंने ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया कि किसका कौशल बेहतर है। डेमियन की कड़कती हुई काली बिजली में विनाश के गुण थे, जबकि लॉन्ग चेन की सुनहरी बिजली अधिक शुद्ध और प्रभावशाली प्रतीत होती थी। जब बिजली की 2 लहरें आपस में टकराईं, तो उनके चारों ओर फैले पूरे 50 किलोमीटर के क्षेत्र में एक भीषण विस्फोट हुआ, जिससे दोनों लहरें पीछे की ओर धकेल दी गईं। अपना सिर एक तरफ घुमाते हुए डेमियन ने मुंह से खून थूक दिया। उनकी झड़प और भी हिंसक होती जा रही थी, ऐसे में बिना चोट खाए बचना नामुमकिन था। खैर, कम से कम ये समुद्री ड्रैगन जितना बुरा तो नहीं है। ये सोचते हुए डेमियन को एक विचार आया। हाल ही में वह अपने इस नए गुण को किसी भी प्रतिद्वंदी पर आजमा नहीं पाया था। लॉन्ग चेन, हम घंटों से लड़ रहे हैं और अभी तक कोई स्पष्ट विजेता नहीं मिला है। आइए इस अगले मुकाबले में इसे खत्म करें। लॉन्ग चेन की हालत भी डेमियन जैसी ही थी, और हालांकि उसके घाव भी तेजी से भर रहे थे, लेकिन उसकी उपचार क्षमता उसके प्रतिद्वंद्वी जितनी तीव्र नहीं थी। क्या मेरे जीतने का कोई रास्ता ही नहीं है? इस मुकाबले में उतरने से पहले उसने चुनौती की उम्मीद तो की थी, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती की नहीं। शारीरिक ताकत के मामले में डेमियन उससे कहीं बेहतर था। हालांकि तकनीक के मामले में वह जीत गया। दोनों की अपनी अपनी खासियत होने के कारण उनकी लड़ाई इतने लंबे समय तक रुकी रही। हर बार जब लॉन्ग चेन अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए डेमियन पर निर्णायक वार करता, तो डेमियन या तो अंतरिक्ष को ध्वस्त कर देता या अपनी अजीब अदृश्य तलवार से पलटवार करता। स्थानिक खेती करने वाले सचमुच भयावह होते हैं।
उसे पता था कि अगर यह जीवन मरण की लड़ाई होती तो वह डेमियन की स्थानिक क्षमता के कारण ही हार जाता। आखिरकार डेमियन जब चाहे तब भागकर आराम कर सकता था, जबकि लॉन्ग चेन के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं थी। भले ही वह अपने परिवार द्वारा दिए गए जीवन रक्षक ताबीजों का उपयोग करता, वे सीमित मात्रा में ही उपलब्ध थे, डेमियन के विपरीत जिसे केवल माना की आवश्यकता थी। अपने प्रतिद्वंद्वी को भारी सांस लेते हुए, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से अच्छी स्थिति में देखकर, लॉन्ग चेन ने अपनी स्थिति का जायजा लिया। मैं कई और घंटों तक लड़ सकता हूं, और मेरी मानक क्षमता अभी भी 3/4 भरी हुई है, लेकिन हम हमेशा के लिए नहीं लड़ सकते। बहुत अच्छा, अगला कदम आखिरी होगा। चूंकि वे इसे यहीं समाप्त कर रहे थे, इसलिए क्यों न वह पूरी ताकत लगा दे। लॉन्ग चेन के मन में यही विचार था, और हालांकि वह अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, उसे लगा कि इस टकराव के लिए उसके पास एकदम सही रणनीति है। दोनों योद्धाओं ने आपसी सहमति जताते हुए सिर हिलाया, फिर उनकी आभाएं प्रज्वलित हुई। उन्होंने अविश्वसनीय गति से माना ऊर्जा का प्रवाह किया और अपनी अंतिम आक्रमणों में पूरी शक्ति झोंक दी। केवल अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त माना बचाकर रखो, यही विचार उन दोनों के मन में चल रहा था। डेमियन के सिर के ऊपर आकाश एक बार फिर उग्र हो उठा। गरज इतनी तेज थी कि जंगल के बाहरी इलाके में रहने वाले बुजुर्गों को भी सुनाई दे रही थी, और काले रंग की बिजली उन तूफानी बादलों के बीच से कड़क रही थी जो इकट्ठा होने लगे थे। ये किसी दिव्य आपदा जैसा था, लेकिन उससे कहीं अधिक विनाशकारी। लेकिन डेमियन अभी रुका नहीं था। अगर वह पूरी ताकत लगा रहा था, तो वह सचमुच पूरी ताकत लगा देगा। उसने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया और उसके गले में एक छोटा सा काला धब्बा बन गया। लॉन्ग चेन की तरफ भी कुछ ऐसा ही भयावह दृश्य देखने को मिल रहा था। दोनों ओर से खंभे तेजी से नीचे गिरे और इतनी जोर से बीच में टकराए कि आकाश और पृथ्वी कांप उठे, जिससे छोटी छोटी दरारें पड़ गईं। ये स्तंभ पूरी तरह से सोने के थे, जो लॉन्ग चेन के चारों ओर एक मायावी स्वर्ण महल का निर्माण कर रहे थे, और वह तलवारों के सिंहासन पर विराजमान था। धरती फट गई और उसके भीतर मौजूद गर्म लावा बाहर निकला, जिसने उठकर गोलेम बनाए जो अपने राजा की रक्षा करते थे। आकाश साफ हो गया और काले बादलों से सूरज की किरणें छनकर आईं, जिससे लॉन्ग चेन की आकृति ऐसे जगमगा उठी मानो कोई दिव्य देवता नश्वर संसार में अवतरित हो गया हो। डेमियन की आंखें धीरे धीरे पूरी तरह लाल हो गईं, जबकि लॉन्ग चेन की आंखें किसी सरीसृप की तरह खड़ी हो गईं। एक दूसरे को देखते हुए दोनों ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, स्वर्गीय ड्रैगन देवता का अवतरण, तूफान ड्रैगन का क्रोध। डेमियन की ओर से किसी भी पेड़ के तने से भी मोटी विनाशकारी काली रोशनी की एक किरण उसके मुंह से निकली और तूफानी बादलों में प्रवेश कर गई, जिससे उन्हें अपनी शक्ति से सशक्त बना दिया। कुछ ही क्षणों बाद गरजते बादल घोर काले हो गए, जिससे युद्ध क्षेत्र के ऊपर अंतरिक्ष में एक विशाल छेद खुल गया। इस छेद से एक इमारत जितनी मोटी एक और भी बड़ी किरण लॉन्ग चेन के सिंहासन की ओर तेजी से बढ़ी। हालांकि किरण का अवरोध होना तय था। लॉन्ग चेन की रक्षा कर रहे दर्जनों मैग्मा गोलेम आपस में मिलकर पिघली हुई चट्टान से बना एक विशालकाय अजगर बन गए। महल की संरचना बनाने वाली सोने की किरणें अपना लक्ष्य बदलकर लावा से बने अजगर के शरीर में प्रवेश कर गईं और उसे प्रकाश से ढक लिया। अंततः चमकती हुई सूर्य की रोशनी मिलकर सैकड़ों मीटर लंबा एक सुनहरा अजगर बन गई। अजगर ने अपना विशाल मुंह खोला और उससे एक सुनहरी सफेद किरण निकली जो डेमियन की किरण से जरा भी कमतर नहीं थी। जंगल के पास मौजूद कोई भी व्यक्ति उस भयावह दृश्य को देख सकता था। एक घोर काली और दूसरी सुनहरी, दोनों किरणें आपस में टकराईं, मानो अच्छाई और बुराई के बीच एक महाकाव्य संघर्ष हो रहा हो। लेकिन इससे जो विनाश हुआ उसमें नैतिकता का कोई अंश नहीं था। दुनिया एक ऐसे प्रकाश में डूब गई जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया, जिसमें डेमियन और लॉन्ग चेन भी शामिल थे। प्रकाश ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, यहां तक कि पास खड़े तीसरे दर्जे के प्रतियोगी भी पल भर में राख हो गए। ये डेमियन और लॉन्ग चेन की संयुक्त शक्ति का परिणाम था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे दोनों इससे बच पाएंगे, ये पूरी तरह से अज्ञात था। कई घंटे बीत गए और बचे हुए किसान जंगल के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। वे अपनी पूरी ताकत से दौड़ पड़े, क्योंकि चुने जाने वाले 1000 से अधिक लोग जीवित बचे थे। इसी वजह से जो लोग सबसे पहले बैठक स्थल पर पहुंचेंगे उन्हें चुना जाएगा। लेकिन इतनी तेज गति से आगे बढ़ते हुए भी उनमें से अधिकांश का ध्यान कुछ घंटे पहले हुए भीषण विस्फोट की घटना पर केंद्रित था। घटना के बाद कुछ लोग दृश्य देखने के लिए उस क्षेत्र में वापस भी गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वहां केवल कई हजार किलोमीटर व्यास का एक विशाल गड्ढा था। न तो डेमियन और न ही लॉन्ग चेन के शव मौजूद थे। अपने सामने धीरे धीरे आ रहे साधकों को देखकर मूचेन मुस्कुराया।
आज उसे कई रोचक दृश्य देखने को मिले और उसने अपने संप्रदाय के लिए कई प्रतिभाशाली युवाओं को चुना। नई पीढ़ी की शक्ति का अवलोकन करना उसका पसंदीदा शौक था, खासकर वे दोनों। उसका मन उन दो शिष्यों की ओर चला गया जिन्हें बाहरी शिष्यों के इस वर्ग में सर्वोच्च प्रतिभा का प्रतीक माना जा सकता था। एक का रुतबा बहुत ऊंचा था जबकि दूसरा बिल्कुल अनजान था, लेकिन दोनों ने ही शानदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनसे ध्यान हटाकर उसने एक बार फिर वहां जमा हुए लोगों की ओर देखा। ठीक है, आप में से जो 998 लोग सबसे पहले पहुंचे, हमारे दिव्य तारा महल में आपका स्वागत है। आपके बैज अब तक हरे रंग से जगमगा उठे होंगे, इसलिए आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप चाहें तो अपने परिवार के पास लौटकर अलविदा कह सकते हैं, लेकिन याद रखें कि 3 दिनों के भीतर अपना टोकन लेकर संप्रदाय में वापस आना है। जो लोग परीक्षा में पास नहीं हुए, वे अगली परीक्षा में फिर से प्रयास कर सकते हैं। साधना का मार्ग अनंत है और हर शिखर के ऊपर एक और शिखर होता है। यदि आप इस हानि को सहन करने का साहस नहीं रखते तो आप साधक कहलाने के योग्य नहीं है। कुछ लोगों ने असहमति जताई, लेकिन अंततः उन्होंने कुछ नहीं किया। कम से कम उनमें से अधिकांश ने तो कुछ नहीं किया। वरिष्ठ, मैंने गिनती की और मैं जंगल से बाहर आने वाला 1000वां व्यक्ति था। मेरा टोकन लाल क्यों है? काले बालों वाले एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। ये वही व्यक्ति था जिसने परीक्षा में पहले लॉन्ग बाई के साथ साजिश रची थी। उसकी ओर उदासीनता से देखते हुए मू चेन बोला, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पहले 998 साधकों को प्रवेश मिला है, तो आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? लेकिन परीक्षा में तो हम 1000 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। मुझे नहीं लगता कि मेरा लॉन्ग कबीला इस अपमान को चुपचाप बर्दाश्त करेगा। लॉन्ग वंश, मू चेन ने प्रश्नवाचक स्वर में कहा। उस व्यक्ति का चेहरा आत्मसंतुष्ट हो गया। जी हाँ, मैं लॉन्ग हाओ हूँ। मैं यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में अपने बड़ों को जरूर बताऊंगा, उसने कहा। लॉन्ग हाओ को स्पष्ट रूप से लग रहा था कि वह बाजी मार रहा है और हर शब्द के साथ उसका अहंकार बढ़ता जा रहा था। लेकिन मू चेन को जरा भी परवाह नहीं थी। तुम्हारे लॉन्ग कबीले को यहाँ शर्मिंदगी क्यों उठानी चाहिए? तुम्हारा युवा स्वामी पहले से ही हमारे संप्रदाय का शिष्य है। और तो और, अगर तुम्हारा लॉन्ग कबीला कोशिश भी करे तो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वाक्य के उत्तरार्ध में प्रयुक्त अपमानजनक शब्दों को पूर्वार्ध के सदमे के कारण पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। लॉन्ग चेन अभी भी जिंदा है। असंभव। लॉन्ग हाओ उस समूह का हिस्सा था जो उस भीषण विस्फोट में लगभग पूरी तरह जलकर राख हो गया था। उसे पूरा यकीन था कि लॉन्ग चेन मर चुका है, इसीलिए उसने इतनी बेशर्मी से यह कदम उठाया। आप माने या न माने, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अभी इस इलाके से नहीं जाते हैं तो मुझे आपको जबरदस्ती यहां से जाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, मू चेन ने जवाब दिया। लॉन्ग हाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह जानता था कि उसमें कुछ करने की ताकत नहीं है। मैं इसे याद रखूंगा, उसने अनिच्छा से उड़ते हुए कहा। बस इसी तरह शिष्य परीक्षा समाप्त हो गई और इसके साथ जुड़ा अधिकांश नाटकीय घटनाक्रम भी समाप्त हो गया। कई साधक अपने परिवारों को अलविदा कहने के लिए अपने घर लौट गए, क्योंकि वे जानते थे कि वे अक्सर संप्रदाय से बाहर नहीं जाएंगे, जबकि अन्य सीधे उसके परिसर में प्रवेश कर गए। उस विशाल शहर के भीतर स्थित एक इमारत में, जो उस तारा पर्वत को सुशोभित करता था जिस पर वह संप्रदाय स्थित था, 2 पुरुषों को पलंगों पर लेटे हुए देखा जा सकता था। उनके शरीर घावों से भरे हुए थे और उनके ठीक होने की क्षमता के बावजूद भी उन्हें ठीक होने में कई घंटे लग रहे थे। कई दिन बीत गए और ये लोग बेसुध पड़े रहे, और यहाँ तक कि उनके शरीर की स्थिति पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद भी वे होश में नहीं आए। इन्हीं बिस्तरों में से एक के पास एक विशाल काले पंखों वाली भेड़िया बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। वह पिछले 3 दिनों से डेमियन पर नजर रख रही थी, इस उम्मीद में कि कुछ बदलाव आएगा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उस विस्फोट के दौरान उसे लगा कि वे निश्चित रूप से मर जाएंगे, लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। जब तक उसकी मृत्यु डेमियन के साथ हो, उसे संतोष रहेगा। लेकिन आखिरी क्षण में उसने एक धुंधली आकृति को तेजी से आते देखा। उसके बाद उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह बेहोश नहीं हुई, न ही उसे किसी तरह की कोई बाधा हुई। उसकी आंखें बस उस गति को समझ नहीं पा रही थी जिस गति से डेमियन के शरीर को ले जाया जा रहा था। अगली बात जो उसे याद है वो ये कि वे इस इमारत में थे। घबराओ मत नन्हे बच्चे, कमरे के प्रवेश द्वार से एक वृद्ध आवाज आई। द्वंद्व में उन्होंने जो प्रयास किया है उससे उनका दिमाग बस थक गया है। वे कुछ घंटों में जाग जाएंगे। ज़ारा ने बस सिर हिलाया और डेमियन की देखभाल करने लगी। अब तक उसे उस बूढ़े आदमी की मौजूदगी का एहसास हो चुका था।
वही उन्हें इस इमारत में लाया था और उन्हें जरूरी दवाइयां खिलाई थीं, और ज़ारा को उससे कोई दुर्भावना नहीं थी। वह उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी, यह इस बात पर निर्भर करता था कि डेमियन के जागने पर क्या होता है। और कुछ और घंटों के इंतजार के बाद, जैसा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, डेमियन और लॉन्ग चेन दोनों अपनी नींद से जागने लगे। उफ! डेमियन कराह उठा। जैसे ही उसे होश आया, उसे असहनीय सिर दर्द होने लगा। मैं अभी तक जिंदा कैसे हूं? उन्हें इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत में उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी तूफानी प्रतिभा का उपयोग करना था। लेकिन लॉन्ग चेन के चारों ओर बने भव्य महल को देखकर उनकी प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हुई और उन्होंने अपनी क्षमता से कहीं अधिक प्रयास किया। लॉन्ग चेन के मन में भी कुछ ऐसे ही विचार आ रहे थे। उसने तो सिर्फ अपने स्वर्ण महल और लावा गोलेमों से हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन अंत में उसने अपनी सबसे शक्तिशाली चालों में से एक का इस्तेमाल कर लिया। दोनों ने अपनी लड़ाई पर विचार किया और अंत में कोई भी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सका कि उस मुकाबले में कौन जीता था। अगर आखिरी क्षण में उस रहस्यमयी आकृति ने उन्हें बचा न लिया होता, तो दोनों ही मर चुके होते। क्या तुम बच्चों ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना बंद कर दिया? कमरे में एक आवाज गूंजी। भले ही वे पूरी तरह से स्वस्थ न हो, फिर भी वे दोनों तुरंत सतर्क हो गए। ओह, मुझे इस तरह देखने की हिम्मत तुम में है, ये देखकर अच्छा लगा। उनके सामने लहराते सफेद बालों और वैसी ही लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका रूप बूढ़े राक्षस की रूढ़िवादी छवि का साक्षात उदाहरण था। अच्छा, अगर आप इतने सतर्क हैं तो मैं भी अपना परिचय शुरू कर देता हूं, उन्होंने कहा। दोनों प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर अपनी निगाहें घुमाते हुए बूढ़े व्यक्ति ने एक बार फिर बोलना शुरू किया। सेलेस्टियल स्टार पैलेस में आपका स्वागत है, नए बाहरी प्रांगण के शिष्यों। डेमियन और लॉन्ग चेन दोनों के मुंह से हैरानी भरी आवाज निकली। जंगल से निकलने से पहले बेहोश हो जाने के कारण वे आखिरी परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उन्हें संप्रदाय में प्रवेश मिल गया। तुम्हें लगा था कि हम तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोगों को असफल होने देंगे, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों ने तो पहले ही टेस्ट के बाद परीक्षा पास कर ली थी, बाकी सब तो बस दिखावा था। अब जब डेमियन को होश आ गया था, तो उसने एक ऐसी बात पर ध्यान दिया जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। तुम वही आवाज हो जो पहले आई थी। आखिरकार मुझे पहचान ही लिया, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम तियान यांग है और मैं इस प्रतिष्ठित संप्रदाय का ग्रैंड एल्डर हूं। दोनों आदमी एक बार फिर सन्नाटे में आ गए। महागुरु, ऐसा व्यक्ति संप्रदाय प्रमुख से भी नीचे के पद पर था, और वह यहाँ उनकी देखभाल करने आया था। मुझे उस नज़र से देखने की जरूरत नहीं है, तियान यांग ने आगे कहा। मैं तो बस एक रुतबा रखने वाला बूढ़ा आदमी हूँ। मेरे पास सच में बहुत खाली समय है, इसलिए मैंने थोड़ा मौज मस्ती करने का फैसला किया। ठीक है, अभी के लिए इसे नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि मैं आपको इस संप्रदाय से परिचित कराता हूँ। तियान यांग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे दो नीले काले रंग के टोकन उड़कर डेमियन और लॉन्ग चेन के हाथों में आ गिरे। ये आपके शिष्य के प्रतीक चिन्ह हैं। ये न केवल संप्रदाय के भीतर आपकी स्थिति को दर्शाएंगे, बल्कि परिसर में विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए संचार उपकरण और लोकेटर के रूप में भी काम करेंगे। हमारे संप्रदाय की सुविधाएं स्टार माउंटेन के इस पूरे ऊपरी आधे हिस्से में फैली हुई हैं, इसलिए ऐसे गाइड के बिना नेविगेशन काफी मुश्किल हो सकता है। डेमियन और लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया और तियान यांग की बातों को ध्यान से सुना। पंथ की संरचना काफी सरल है। चूंकि आप नए हैं, इसलिए आपको तुरंत बाहरी दरबार के शिष्य बना दिया जाएगा। आपको जो संसाधन दिए जाएंगे वे बहुत कम होंगे और परिस्थितियां कठोर होंगी। ये हमारे संप्रदाय की अधिकांश आबादी का जमावड़ा स्थल है। हर 6 महीने में आंतरिक दरबार में प्रवेश के लिए परीक्षा होती है। इसके लिए आवश्यक शर्तें आपको दीक्षा समारोह कक्ष में मिल जाएंगी। आंतरिक दरबार ही वह स्थान है जहां असली प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। प्रत्येक शिष्य रैंकिंग में अपना स्थान पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है, ताकि वह मुख्य दरबार में प्रवेश कर सके। आप दोनों ने पहाड़ की चोटी के करीब स्थित पैगोडा देखे थे, है ना? उनमें से प्रत्येक में एक प्रमुख शिष्य या एक बुजुर्ग निवास करते हैं। अभी तक हमारे संप्रदाय में केवल 10 मुख्य शिष्य हैं। हमारे हजारों शिष्यों को देखते हुए आप कल्पना कर सकते हैं कि इस स्तर तक पहुंचने में कितनी कठिनाई और संघर्ष लगता है। एक पल के लिए रुककर तियान यांग की निगाहें डेमियन पर टिक गईं। जैसा कि एल्डर मू ने शिष्य परीक्षा की शुरुआत में बताया था, इस वर्ष संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य नए प्रवेशिकों में से शिष्य बनाना चाहते हैं।
किसी वरिष्ठ सदस्य का शिष्य होने से आपका दर्जा बहुत बढ़ जाएगा, और भले ही आपको अभी भी ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, किसी वरिष्ठ के समर्थन और शिक्षाओं के साथ आपकी प्रगति और समझने की गति में जबरदस्त उछाल आएगा। युवक, मैंने इतनी बातें कर ली हैं, फिर भी मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हालांकि तियान यान का लहजा और शब्दों का चुनाव विनम्र था, एक सज्जन बुजुर्ग व्यक्ति की तरह ये स्पष्ट था कि वह केवल पूछ नहीं रहा था। मेरा नाम डेमियन सीनियर है। डेमियन वॉर्ड। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, मानो वह तियान यान की शक्ति की थोड़ी सी भी झलक देखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह असफल रहा। असीम गहराई वाले ऐसे व्यक्ति के सामने डेमियन ने विनम्रता बनाए रखना ही बेहतर समझा। डेमियन है ना? वाकई एक अजीब नाम है। खैर, यह जरूरी नहीं है। डेमियन, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? हालांकि तुम मेरे इकलौते शिष्य नहीं हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने का समय नहीं है। यह दृश्य डेमियन के लिए जाना पहचाना था, क्योंकि एपिरॉन में मैल्कम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक शीर्ष विशेषज्ञ उसे सिखाने के लिए तैयार था। इससे न केवल उसे जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, बल्कि वह तेजी से प्रगति भी कर सकेगा। ऐसा नहीं था कि डेमियन ने तियान यान की कई बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया था, बल्कि यह एक ऐसी बात थी जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया था। भले ही वह तियान यान की किसी आभा को महसूस या देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह उसके चारों ओर फैली रंगीन ऊर्जा को देख सकता था। इस तरह की माना दो प्रकार की होती थी, और डेमियन दोनों से परिचित था। वह निश्चित रूप से जानता था कि एक स्थानिक माना थी, लेकिन दूसरी, ये निश्चित रूप से उन छिपी हुई विशेषताओं में से एक थी जो प्राचीन मंदिर में रहने के दौरान उसकी स्थिति सूची में दिखाई दी। क्लाउड प्लेन में लोगों के बीच गुरु शिष्य संबंध होते थे, जहां किसी दूसरे गुरु को स्वीकार करना अपमान माना जाता था, लेकिन एपिरॉन में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। मैल्कम एक अकादमी में शिक्षक थे, न कि व्यक्तिगत गुरु। और हालांकि उन्होंने डेमियन को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था, लेकिन यह मुख्य रूप से नेक्सस इवेंट के लिए ही था। घटना के बाद उनके बीच गुरु शिष्य का रिश्ता लगभग खत्म हो गया था। वे बड़े छोटे के बजाय दोस्तों जैसे बन गए थे। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद डेमियन को संकोच करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और बोलना शुरू किया। डेमियन ने मास्टर को नमस्कार किया। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे तुम्हारा निर्णय लेने का दृढ़ निश्चय पसंद आया, नौजवान। हमारी जैसी दुनिया में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। अपना सिर उठाते हुए डेमियन ने अचानक लॉन्ग चेन की ओर देखा, जो अपने चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी के साथ सब कुछ होते हुए देख रहा था। वरिष्ठ, लॉन्ग चेन के बारे में क्या? उसने संकोच से पूछा। क्या अब तुम मुझे मास्टर नहीं कहोगे? तियान यांग ने चिढ़ाते हुए कहा, जिससे डेमियन शर्मिंदगी से नजरें फेरने लगा। उसकी चिंता मत करो, उसने लॉन्ग चेन की ओर मुड़ते हुए कहा। युवक, तुम वास्तव में वरिष्ठों के बीच बहुत लोकप्रिय हो। बहुत से लोग तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, और उनसे मिलने के बाद तुम खुद चुन सकते हो कि किसे अपना गुरु बनाना है। डेमियन के मामले में ये सब इतना आसान इसलिए था क्योंकि मैं ही उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। उन वरिष्ठों को कहाँ ढूंढना है, इसके लिए बस अपने शिष्य टोकन में माना शक्ति डालें और वह आपको रास्ता दिखा देगा। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया, उसका प्यारा सा चिड़चिड़ापन गायब हो गया था। उसके चेहरे पर अब दृढ़ निश्चय झलक रहा था। बिस्तर से उठकर वह डेमियन की ओर चल पड़ा। डेमियन, तुम मेरी उम्र के पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझे बराबरी पर ला खड़ा किया। इसलिए अगली बार जब हम लड़ेंगे तो मैं तुमसे हारना नहीं चाहता, जैसे कि मैं तुम्हें अगली बार जीतने दूंगा, डेमियन ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ नरमी बरती थी, इसलिए तुम किस्मत वाले थे कि बच गए। लॉन्ग चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तो फिर अगली बार मिलते हैं। अपने विदाई के शब्दों के साथ लॉन्ग चेन तेजी से उस इमारत से निकल गया जिसमें वे उस समय मौजूद थे। मुझे लगता है मुझे भी चलना चाहिए। डेमियन, मैं किसी से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन और परिचय करवा दूंगा। बाद में जब ट्रेनिंग का समय होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। बिना कुछ कहे तियान यान कमरे से गायब हो गया। उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचा, यहां तक कि उसके टेलीपोर्टेशन से बची हुई ऊर्जा भी नहीं। कमरे में अकेले रह गए डेमियन आराम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी भी अनुमति नहीं थी। इसके बजाय उन पर एक विशाल काले भेड़िए ने हमला कर दिया, जिसे उन्होंने एक बार फिर से बुरी तरह डरा दिया था।